Yesterday we have finished with atomic radius. आज हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़नी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन इससे पहले कि ये प्रॉपर्टी पढ़े, मैं आपको एक टर्म और समझाने जा रहा हूँ। इस टर्म्स की डिटेल्स तो जाके हम पढ़ेंगे इन चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन यहाँ पे यूज करना है, क्वेश्चंस में आनी है वो टर्म, इसलिए पहले वो कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट अप ए स्टार। मेन नोट से हटके है ये पॉइंट, पर जो हमने नोट्स में क्वेश्चन लिखने हैं वो समझ तब आने अगर हमें ये आता हो। पुट अप ए स्टार एट राइट। एक्सोथर्मिक and endothermic reaction। बेटा बोर्ड नजर आ रहा है ठीक तरह सारे बच्चों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो पहले आप लिख लो हेडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा आप एक्सो मैंने है आउट, बाहर जाना। जैसे आपने वर्ड सुना ना एग्जिट, एग्जिट मैंने बाहर जाना। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मैंने होता है हीट, हीट का बाहर आना। जिन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उनको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। आप सिंपल एग्जांपल ले लो, कोयले को जलाओ तो हीट निकलती है ना बाहर, तो एक्सोथर्मिक है। फ्यूल को जलाओ, घर में कुकिंग गैस है, बाइक में पेट्रोल है, कार में डीजल है, जो बर्न करते हैं हीट निकलती है बाहर। जिसमें हीट बाहर निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। समझ आ गया? देखो, द रिएक्शन इन विच हीट, the reactions in which heat is evolved, the reactions in which heat is evolved are called as exothermic reactions, are called as exothermic reactions, are called as exothermic reactions. Example, burning of coal. Example, burning of coal, fuel, coal, fuel। मैं जनरल वर्ड लिखा दिया फ्यूल, उसमें सारे आगे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जो भी है। अब जैसे हम एग्जांपल लिखे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप सारे ही जानते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये कोयला बर्न होता है प्लस साथ में हीट एनर्जी निकलती है। अब इस केस में वो निकलती है 393.5 किलो जूल पर मोल। 393.5 किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब एक मोल के लिए। एक मोल कार्बन कितनी होती है? 12 ग्राम। कार्बन के एक मोल का वेट कितना है? 12 ग्राम। मतलब अगर हम 12 ग्राम कार्बन को बर्न करेंगे तो हीट कितनी निकलेगी बाहर? 393.5। ये समझ आ गया बेटा पॉइंट? अब सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ products. Energy of reactants must be equal to energy of products. अब ये दोनों की एनर्जी मिलके इसके बराबर है। तो हीट जो इवॉल्व हो रही है ना, उसको लिखने के दो मेथड है। एक तो यही है जो लिखा है बोर्ड पे, along with the product, along with the product। ये प्रोडक्ट लिखा, साथ में हीट भी लिख दी। एक और भी मेथड है, और उसी तरह से क्वेश्चन दिए हुए आपकी असाइनमेंट में और स्कूल के पेपर में भी आने हैं। अगर हम इसको बाहर निकाल दें,
ये 393.5 ना लिखे तो जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है वो कम हो जाएगी ना, देन द रिएक्टेंट। बेटा ये बात समझ आती है? क्योंकि ये दोनों मिलके इन दोनों के बराबर है, ये दोनों मिलके इन दोनों के बराबर है। अगर ये ना लिखे तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो जाएगी ना। यहां पे हम एक सिंबल यूज करते हैं, स्टार डाल के लिख लो, एंथैल्पी H। मैंने कहा था एनर्जी का एक और नाम, बाकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स। जितनी हमने यूज करना है यहाँ पे वो मैं समझा रहा हूं। एंथैल्पी, अब डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। इसका क्या मतलब है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, माइनस करेंगे डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस को डेल्टा बोलते हैं। मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये समझ आया बेटा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, एनर्जी के नाम है एंथैल्पी और सिंबल उसका है H। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपके पास आ गया डेल्टा H। गॉट इट? अब देखिए, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट्स की ज्यादा होगी, तभी बाहर निकलेगी हीट। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? 393.5 जो बाहर आ रहा है, वही डिफरेंस ही बाहर आना है। देखो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन HR is more than HP। बेटा ये वर्ड समझ आता है? HR is more than HP, give me your reaction। क्योंकि अगर हम इसको बाहर निकाल देंगे तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगी देन द प्रोडक्ट्स। गुड, ये समझ आ गया ना? एनर्जी ऑफ ये किसमें हो रहा है? ओनली फॉर एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर आती है। अब अगर ये HR ज्यादा हो जाएगा, HP माइनस HR होता है, तो डेल्टा H क्या आ जाएगा? नेगेटिव। डेल्टा H क्या आ जाएगा? नेगेटिव। जैसे ये हो -100, ये हो +50, तो जवाब क्या आएगा? -50। -100 +50 कितना आंसर आएगा? -50। यानी कि डेल्टा H क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लिखो 10 फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, 10 फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, ऐसे बॉक्स में डाल दो। डेल्टा H नेगेटिव होगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये सिंबल समझ आ गया बेटा? नेगेटिव कैसे है? क्योंकि HR इज मोर देन HP। ये जो रिएक्शन है हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा के डेल्टा H -393.5 किलो जूल पर। हाँ जी बेटा, समझ आया पॉइंट? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा H -393.5। तो जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसको लिखने के दो मेथड है। क्या मेथड है भाई? पहला, अलोंग विद द प्रोडक्ट्स लिख लो। दूसरा, अगर प्रोडक्ट के साथ नहीं लिखना तो कॉमा डाल के डेल्टा H नेगेटिव लिख दो। याद रहेगा? बोलिए बेटा, समझ आ गया पॉइंट? यस, शाबाश एहसास, मिताली, नितिन, सबके आगे रिएक्शन। जपनीत इज ओके, अंश? यस। तो डेल्टा H
नेगेटिव लिख लो या अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स लिख लो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी। Wherever you find कि डेल्टा एच नेगेटिव लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। और आम देखते हो आप, थर्मिक का मतलब ही हीट होता है, थर्मिक का मतलब ही हीट होता है। अब लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको कैसे याद करें? एंटर से, इसको याद करेंगे एंटर से, अंदर आना। जिन रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है, थर्मिक माने हीट, वो मैंने पहले ही समझा दिया। लिखो द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच heat is absorbed, the reaction in which heat is absorbed are called as endothermic reactions, are called as endothermic reactions। जैसे घरों में खाना पकता है रोज, वो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, हीट एब्सॉर्ब होती है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस B प्लस हीट एनर्जी इक्वल टू C प्लस D। स्टेप समझ आया बेटा? हीट एब्सॉर्ब होगी, ये दिखा दिया। एक्सो में क्या होता था? इवॉल्व होती थी, वो इधर लिखते थे अलोंग विद द प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट्स इवॉल्व हुए, प्रोडक्ट्स बने, साथ में हीट बन गई। इसमें क्या हो गया? हीट एब्सॉर्ब हो गई, हमने रिएक्टेंट साइड लिख लिया। ये समझ आ गया? अब क्योंकि एंडो इज ऑपोजिट टू एक्सो, ये दिखाने के लिए इसको उधर ले जाओ। A प्लस B इक्वल टू C प्लस D माइनस हीट। तो फिर समझ आना आसान हो जाता है। डेफिनेशन यहां से समझ आती है और कंसेप्ट आपस में ऑपोजिट है, वो यहां से समझ आता है। अब इसकी कॉमन एग्जांपल ले, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। लिखो एग्जांपल, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जैसे ये वाटर लिक्विड है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, -44 किलो जूल पर। इस माइनस का मतलब है एब्सॉर्ब हुआ। और वो कैसे लिखा मैंने ये समझाया, पहले इधर लिखा तो इसको उधर ले गए तो मैथमेटिकली माइनस हो गया। इसका मतलब ये निकला कि वाटर लिक्विड का एक मोल कितना होता है? वाटर 18 ग्राम। अगर 18 ग्राम वाटर इतनी हीट एब्सॉर्ब कर लेगा तो इवेपोरेट हो जाएगा, उसके वेपर्स बनते। ये बात समझ आ गई बेटा? सारे बच्चों को समझ आ गई बात? इतनी हीट एब्सॉर्ब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब लिखो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच की फॉर्म में लिखते हैं, अब डेल्टा एच क्या होता है? HP माइनस HR, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे लिखते आए पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी एनर्जी डिफरेंस निकाला था। डिफरेंस एनर्जी का या किसी भी क्वांटिटी का ऐसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, HP माइनस HR। अब देखिए, अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ये है, माइनस दिस, इसका मतलब कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है ना, तभी माइनस किया दोनों इक्वल हो गए, माइनस किया दोनों इक्वल हो गए। लिखो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन HP is more than HR, HP is more than HR। अब अगर HP ज्यादा होगा तो डेल्टा H क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे 100 माइनस 50 तो आंसर आएगा +50। देखो 10
For endothermic reactions, delta H equals to positive. Delta H equals to positive. तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने रब करके चेंज किए और कर रहा हूं, आपने दोबारा लिख लिया। वाटर लिक्विड चेंजिंग टू वाटर वेपर्स, तो फिर कॉमा डाल के डेल्टा H पॉजिटिव 44 किलो जूल पर। सारे बच्चे वीडियो बंद कर लोगे तो इंटरेक्शन पोर हो जाती है। काइंडली वीडियो ऑन रखो। आर्ची, परी, मिताली, एहसास, ये समझ आ गया? मेन डिफरेंस क्या समझ आया? देखो याद हुआ साथ में, समझ तो आ गया, अब याद भी करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी हैं? जिनमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, अब ऐसे याद ही करवा देता हूं ताकि आपको कभी भूले। स्टार डाल के लिख लो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जिनमें हीट इवॉल्व होती है, और ये कौन हो गई? जिनमें हीट अब्सॉर्ब होती है। इसमें डेल्टा H नेगेटिव है और इसमें डेल्टा H पॉजिटिव। स्टेप समझ आ गया बेटा? बस यही है, यही याद करो। इज इट ओके विद एवरीबॉडी नाउ? जो मैंने सारा समझा दिया यहां लिखा दिया। ये किसी ने एग्जाम में कभी नहीं पूछना, लेकिन जब क्वेश्चंस करने हैं उसमें ये यूज होना है, तो आपको समझ ही तब आना जब ये लिख लेंगे सारा। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, as a major heading, ionization enthalpy। बार बार लिखने के लिए आई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसको कैसे लिखते हैं? मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में भी, डेल्टा IH, सिंबल यूज करते हैं डेल्टा IH। बेटा सिंबल समझ आया? I का मतलब आयोनाइजेशन, H का मतलब एंथैल्पी। अब अगर मैंने वो पिछला ना पढ़ाया हो तो ये सिंबल समझ ही ना आए, और ये सारी बुक में सिंबल लिखा हुआ है ऐसे, डेल्टा IH, H का मतलब एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर सारे बच्चों को? तो दोबारा लिखो, आयोनाइजेशन enthalpy, I, the amount of energy required, the amount of energy required to remove, the amount of energy required to remove outermost electron, highlight the word outermost, amount of energy required to remove outermost electron from an
isolated gaseous atom. Outermost electron, highlight the words outermost electron. From an isolated gaseous atom. Then highlight this word. Isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy. It's called as ionization enthalpy. ब्रैकेट में लिखो और आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी का पुराना नाम ये था। जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हम यही पढ़ते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो मेरे टीचर्स थे वो ये पढ़ते थे, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये इसका पुराना नाम है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा हमने? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ध्यान देना सारे बोर्ड पे, जैसे मैं लिखूं ये ना एक पार्क है, ये उस पार्क के डोर्स हैं 4। इस पार्क के सेंटर में बेंच लगी है और उन बेंचेस पे पेरेंट्स बैठे हैं। उन बेंचेस पे पेरेंट्स बैठे हैं और सारे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। पार्क हो गया एटम, पेरेंट्स हो गए न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, और बच्चे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। इतना समझ आ गई स्टोरी? अब इधर से कोई आ गया, उसने किस बच्चे को किडनैप करना है, उठाना है। अब कौन सा बच्चा उठाना सबसे आसान होगा? आउटर मोस्ट। समझ आया बेटा पॉइंट? जितना अंदर से उठाना उतना डिफिकल्ट है। चाहे पेरेंट्स की सेहत उठाने वाले से वीक हो, पर पेरेंट्स के सामने से कोई बच्चा उठा नहीं सकता। लड़ जाएंगे पेरेंट्स तो जबरदस्त। अपने बच्चे के लिए तो पेरेंट्स कुछ भी कर जाते हैं, उसको एनर्जी बहुत आ जाती है। तो आउटर मोस्ट उठाना आसान है। पॉइंट समझ लेगा बेटा? ये वर्ड समझ आया? आउटर मोस्ट। यस। अब अभी आप इंडिया चाइना की खबरें सुनते हो, बॉर्डर पे लड़ाई हो गई, वी लॉस्ट 20 ब्रेव हार्ट्स, नुकसान हुआ हमारा। आउटर मोस्ट लड़ाई उनके साथ हो, वहीं से लॉस गेन होगा। जितना अंदर आएंगे इंडिया के उतना मुश्किल होगा। थोड़ा सा भी चाइनीज बॉर्डर के आगे आए हैं, लड़ाई शुरू होगी ना, आज आने देंगे उनको दिल्ली तक, लड़ाई वहीं पे हो जानी है। दिल्ली क्या है? न्यूक्लियस। तो आउटर मोस्ट को रिमूव करना आसान है, जितना आगे आएंगे उतनी टसल होगी। आउटर मोस्ट। एक वर्ड और आया, आइसोलेटेड गैसियस। इसका क्या मतलब? देखो सॉलिड स्टेट में ना एटम पास पास होते हैं, लिक्विफाई किया एटम दूर दूर हो गए, गैसियस स्टेट में पहुंच गए और दूर दूर हो गए। ये समझ आता है बेटा पॉइंट? ये समझ आता है कि गैसियस स्टेट में सारे एटम दूर दूर हैं? ये वर्ड समझ आता है? यस। अब आप देखिए, सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या गैसियस स्टेट में से? तो आंसर है गैसियस स्टेट में। क्यों आसान होगा? क्योंकि एटम दूर दूर है ना। तो जब दूर दूर है तो आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। जैसे आप इमेजिन करो, किसी आदमी को लूटना है, उसके पैसे छीनने हैं, घड़ी छीननी है, चेन छीननी है। अगर सारे मिलके चल रहे हैं, एक ग्रुप चल रहा है 100 बंदों का, 200 बंदों का, तो फिर उसको लूटना डिफिकल्ट है ना। लेकिन अगर रात को वो आदमी अकेला ही जा रहा है तो फिर लूटना आसान है ना। पॉइंट समझ आ रहा है? आइसोलेटेड गैसियस, ये मतलब है।
जब आइसोलेट हो जाएगा, जब अकेला हो जाएगा, तो फिर उसको रॉब करना आसान, उसको लूटना आसान है। तो गैसियस एटम वर्ड यूज किया गया, क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट में जाके एटम आइसोलेट हो ही जाने, वो ही अकेले अकेले जाने। और आइसोलेट क्यों करने हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने पे एनर्जी कम खर्च हो। पहले तो आइसोलेट कर लो, फिर आउटर मोस्ट को रिमूव करो, तो सबसे कम एनर्जी खर्च होगी। जितना न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा उतना डिफिकल्ट होगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक एक वर्ड समझ आएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ आया? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सबको क्लियर हो गया मेरी डेफिनेशन? अब इसको लिखेंगे कैसे? ये मेटल है कोई इन गैसियस स्टेट। अब ये गैसियस वर्ड का मीनिंग समझ आ गया ना? क्योंकि आइसोलेट ही तब हो रहा है, बच्चे यहाँ पे जी डालना भूल जाते हैं, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। +1 है ऐसे। ऐसे कैसे लिखे हम? सोडियम मेटल गैसियस स्टेट Na1%। समझ आया बेटा? Na1%। डेफिनेशन क्लियर सारे बच्चों को? जो एनर्जी खर्च होगी टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने क्या किया? एरो के ऊपर लिख दिया आई। एक ही बात है, यहां कॉमा डाल के डेल्टा एच पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा आई एच पॉजिटिव। डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। जब समझ आ गया ना, एनर्जी खर्ची होनी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे। सबको क्लियर? इसके बाद लिखो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री में सुनते हो, सक्सेसिवली आउट हो रहे हैं प्लेयर्स, एक होता है ना, एक गया फिर दूसरा फिर तीसरा। सक्सेसिव, एक के बाद एक। अब जैसे कोरोना में डेथ्स हो रही हैं, वो भी सक्सेसिव, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सक्सेसिवली लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द अमाउंट ऑफ energy required to remove successive outermost electron। बस बाकी सारा सेम है, वर्ड सक्सेसिव आ गया साथ में। सक्सेसिव का मीनिंग समझ आ गया ना, एक के बाद एक। सक्सेसिव outermost electron, आगे वही है, from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom is called as successive ionization enthalpy। Successive ionization enthalpy। Got it? अब जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, एल्यूमिनियम है 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन,
गैसियस स्टेट, इसको मिली IE1, मैंने नाम रख दिया IE1, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया Al1 फर्स्ट। अब ये रह गए 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। ये समझ आया बेटा? यस, गिव मी योर रिएक्शन। यस, गुड। इसके बाद अब सेकंड इलेक्ट्रॉन मूव करना है। अब इसको ले लिया, इसका प्रोडक्ट अगले का रिएक्टेंट बन गया। 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, इसको दूर करने पे एनर्जी लगी, उसका नाम रख दिया IE2, Al2 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया, 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जपनीत आप बेटा बताइए कि अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन मूव करना डिफिकल्ट होगा या इजी होगा देन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन? मेरे बिना पढ़ाए तो क्या समझ आता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, शाबाश। तो सेकंड डिफिकल्ट होगा ना? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब प्रोटॉन 13 है और इलेक्ट्रॉन 12 है, तो बढ़ जाएगा ना, इफेक्टिव ज्यादा हो गया ना। 13 पुलिस वाले, 13 बंदे कंट्रोल करने वाले, अब 13 पुलिस वाले, बंदे 12, तो होल्ड बढ़ जाएगा ना। समझ लेगा? तो सेकंड IE ज्यादा होगी देन द फर्स्ट। अब आगे चलते हैं और Al2 पॉजिटिव, 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, IE3, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अंश बताएगा, अंश अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन मूव करना सेकंड से डिफिकल्ट होगा या इजी होगा? डिफिकल्ट। शाबाश, थर्ड इलेक्ट्रॉन और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? परी ठीक है? पानी दे दो यार, पानी मारो। राइट, घर में मक्खी से वो आ रहा है, ये सीधा गर्मी में आया ना, इस तरह सीधा यहाँ पे गर्म में आ गया। ये समझ आ गया? पीछे से आवाज आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया बाकी सबको। नाउ गिव मी योर रिएक्शन ओनली, पुट अप ए स्टार एंड राइट। यस, it must be noted that put up a star and write IE3 is very greater than IE2 is very greater than IE1. IE3 is very greater than IE2 is very greater than IE1. Is it okay? हाँ, इसको ना एक मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि जपनीत और अवीश में शर्त लगी। अवीश ने बोला जपनीत को, क्या आपने नितिन के पास जाना? उसको बातों में लगा के, बेवकूफ बना के वैसे 500 रुपया लेके आना। ठीक है, अब जपनीत चला गया नितिन के पास, जाके उसने बोला नितिन आज मैं आ रहा था, रास्ते में बाइक खराब हो गई, घर जाऊंगा पापा या मम्मी डांटेंगे, मेरे को रास्ते में ठीक करानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को 500 रुपए दे देना प्लीज। अब नितिन ने कहा, नितिन बीइंग ए गुड फ्रेंड, ए जेंटलमैन,
उसने कहा भी फ्रेंड ने पैसे मांगे हैं, आज इसको जरूरत है, कल मेरे को वापस मिल ही जाने हैं, उसने आज दे दिए उसको। तो पहले 500 रुपए तो आराम से निकल जाने। स्टोरी समझ आई? ठीक है नितिन। अब जब प्लीज पैसे लेके वापस आ गया तो अवीश के भी शर्त वाले भी 500 रुपए गए। अब अवीश दुखी हो गया कि जपनीत तो बड़ा अच्छा रहा, 500 उसने मेरे से कमा लिए, 500 उधर से भी ले आया। अब अवीश ने बोला कि जपनीत अगर तू अब दूसरी बार उससे 500 रुपए लेके आए, मैं तेरे को 1000 रुपया दूंगा। अब जपनीत के मन में भी लालच आ गया कि 1000 रुपया मिलना है, चलो कोशिश करके देखते हैं। अच्छा, बात कोई छिपी तो रहती नहीं किसी से, आज नहीं पता चलेगी कल चल जाएगी। नितिन को इन द मीन टाइम पता लग गया कि जपनीत को कोई पैसे नहीं चाहिए थे, वो तो शर्त लगी हुई थी अवीश और जपनीत की। तो उसने सोचना है जपनीत से बच के रहना, ठीक नहीं है। अब ये वो सोच ही रहा था, जपनीत जी दोबारा प्रकट हो गए उसके घर के अंदर। अब जपनीत जाके क्या कहेगा, यू कैन इमेजिन द सीन। अब जपनीत को ज्यादा स्टोरीज बनानी पड़ेंगी, ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कि नहीं नितिन, लोगों ने तेरे कान भरे हैं, वो सारी खबरें गलत थी, मेरे को जेन्युइनली पैसे की जरूरत थी, हमारी कोई शर्त नहीं लगी हुई थी, मेरे को आज भी जरूरत है 500 रुपए की। फंस गए ना, जो ज्यादा लगाना पड़ा ना। अब मान लो नितिन फिर बातों में आ गया, फिर 500 रुपए दे दिए। तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकला वो मुश्किल निकला ना। IE2 is very very greater than IE1. Is it okay? IE2 is very very greater than IE1. Is it okay with everybody? नितिन ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब नितिन के तो 500 गए, अवीश का 1000 रुपया चला गया। अब अवीश और दुखी। अब अवीश ने कहा जपनीस से अगर तू अब लेके आए 500, मैं तेरे को 2000 रुपए दूंगा। अब जपनीस समझ गया अभी काम तो मुश्किल है, जाके पिटाई भी हो सकती है, इतना सौखा काम नहीं है, पर 2000 रुपए देख के मन में लालच भी आ रहा है, चलो कोशिश करके देखते हैं। अब सीन इमेजिन करो, जब तीसरी बार जपनीत पहुंचेगा नितिन के घर पे, अब तो जाते उसने इसके पैर पकड़ लेने कि भाई तू ठीक कहता था, मेरे को कोई जरूरत नहीं थी पैसे की, मैं सच बोल रहा हूं, मेरी तो शर्त लगी हुई थी, मेरी आज भी शर्त लगी हुई है, मेरे को उधर से 2000 रुपए मिलने हैं, 1000 तू ले ली भाई, तू आज 2000 दे दे। पॉइंट समझ आ रहा है? गॉट इट? तो IE3 is very very greater than IE2 then IE1। और फोर्थ बार तो मुश्किल नहीं है, कहता हूं बेवकूफ बंदा बार बार, अगर चौथी बार नजर आ गया जपनीत तो नितिन ने देखते पिटाई कर देनी है, ठीक नहीं है, यानी कि और इलेक्ट्रॉन मूव करने डिफिकल्ट हो जाने। जैसे एल्यूमिनियम वाला केस है, आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, जब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए वो तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई फुली फिल्ड, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करने बहुत ही डिफिकल्ट हो। सबको समझ लगा बेटा? पॉइंट क्लियर हो गया? IE3 is very very greater than IE2 is very very greater than IE1। क्लियर? ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करने बहुत ही डिफिकल्ट होते, आगे फर्दर मूवल इज नॉट पॉसिबल। पुट अवे स्टार एंड राइट। हाईली positively charged cations are rare। आज आपको समझ आएगा कि 4 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव कम क्यों होते हैं, रिमूव करने डिफिकल्ट है। समझ लगा बेटा? समझ आया ना? अब कई बार कई बच्चे सोचते हैं मेरे कजन्स थे या मेरे ब्रदर सिस्टर हैं जो बड़े, उनसे IIT क्वालिफाई नहीं हुई या बड़ी डिफिकल्ट लगी उनको, पहले तो बातें लगती, जब खुद आते हैं रेस में फिर चलता है पता चीजें कितनी आसान और कितनी डिफिकल्ट। बातें करनी बड़ी आसान है। तो हाईली
पॉजिटिवली चार्ज केटाइंस आर रेयर। रीजन, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी हम सप्लाई नहीं कर सकते। गॉट इट? इसीलिए 4 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव नहीं होते और 3 भी कम ही होते हैं, ज्यादातर 1 और 2 पॉजिटिव होते हैं। सबको क्लियर? नाउ पुट अ हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ionization enthalpy. Factors affecting ionization enthalpy. कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? अब मैं जिससे पूछूंगा ना उसने बताना है मेरे बिना पढ़ाए, अपना दिमाग लगाना। ठीक है? मैं जिसको अनम्यूट करूंगा वो अपने आप बताएगा। अब जैसे फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ एटम। ठीक है? तुषार अनम्यूट कर रहा हूं बेटा। हाँ जी तुषार बोलिए। अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होगा। अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। गलत है बेटा। अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगा। बात समझ आती है? अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगा। अब इंडिया एक बड़ा देश है तो यहां से बॉर्डर से कोई भी कई बार लोग निकल जाते हैं ना, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी वो बांग्लादेश, ऐसा। अगर इंडिया छोटा हो तो कंट्रोल करना आसान, उतनी एनर्जी ज्यादा लगती है। अगर फैमिली बड़ी है ना तो होल्ड कम हो जाएगा। सिलेबस बड़ा हो गया तो होल्ड कम होएगा कि ज्यादा तुषार? कम। हाँ जी, सिलेबस ज्यादा कम ही होगा। अगर सिलेबस बड़ा हो जाएगा तो होल्ड कम हो जाएगा ना। समझ आती है ना बात? यस अब सर। जितनी 10th की किताब थी उससे ज्यादा केमिस्ट्री तो हमने अभी तक ही पढ़ ली है यस ना। सर। और अभी भी कभी कुछ भूल जाता है, कभी कुछ भूल जाता है। तो हाई क्लास में आ गए ना, तो जितना साइज बड़ा होगा होल्ड ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। सबको समझ आया बेटा पॉइंट? तो इसका मतलब साइज ऑफ एटम इज inversely proportional to ionization enthalpy. सबको क्लियर? देखिए मैंने फर्स्ट डे करवाया था, कई बच्चे लेट आए थे। मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डवर्क। अगर हार्डवर्क ज्यादा करेंगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लीप। आता है समझ? अगर स्लीप ज्यादा है तो मार्क्स कम आएंगे। अब ये समझ आना आसान हो जाएगा। साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन फैक्टर्स को अच्छी तरह समझना है। किसी ने एग्जाम में नहीं पूछना, क्वेश्चन इसके बाद आने। ये तो बेस बन रहा है और ज्यादा क्वेश्चन तो मंडे आएंगे। नंबर 2, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब पूछ रहे हैं मिताली से। मिताली, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। शाबाश। जितना होल्ड ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट। गॉट इट? इसका मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
नंबर 3, शील्डिंग इफेक्ट। ये तो एहसास और अंश ने पढ़ लिया था उस दिन, आगे थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने पढ़ाया था। शील्डिंग कौन करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं, आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के बीच में। मैंने एग्जांपल दी थी, अगर स्वेटर्स डालने होंगे तो शील्डिंग ज्यादा हो जाएगी, असर कम होगा, बुके का असर कम होगा। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगा। बोले समझ आता पॉइंट? अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगा। अगर ऐसे हो जाएगा, काजल बताएगी बेटा। यस सर। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या डिफिकल्ट? सर इजी। शाबाश। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबको समझ आ गया? ठीक है। अंश, अंश की रिएक्शन नहीं आई अभी। ठीक है अंश? ठीक है। फोर्थ फैक्टर, पेनिट्रेशन इफेक्ट। देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट फॉलोज ऑर्डर। पेनिट्रेशन इफेक्ट फॉलोज ऑर्डर S greater than P greater than D greater than F। जो S सबशेल है, it is more closer to nucleus than P, then D, then F। सबसे पहले S आएगा, फिर P, फिर D, फिर F आएगा। ये वही बात है ना, ये पार्क में आउटर मोस्ट बच्चे हैं, ये उससे अंदर, ये उससे अंदर, ये बिल्कुल पेरेंट्स के पास। अब इनमें से सबसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी कौन सा होगा? F वाला, क्योंकि आउटर मोस्ट होना। तो S वाला जो इलेक्ट्रॉन है, S वाला, इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। हम कहते हैं इट इज मोर पेनिट्रेटेड, घुसा हुआ है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जितनी पेनिट्रेशन ज्यादा, उतना होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना डिफिकल्ट। गॉट इट? लिखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब आपने दोबारा वर्ड लिखना है। पेनिट्रेशन इफेक्ट is directly proportional to ionization enthalpy। Is directly proportional to ionization enthalpy। समझ आ गया बेटा कंसेप्ट? Directly proportional to ionization enthalpy। Number 5, electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो, फुल्ली हाफ फिल्ड, फुल्ली हाफ फिल्ड, एंड completely fully filled। completely fully filled electronic configurations are extra stable, therefore more ionization enthalpy is required, more ionization enthalpy is required to remove electron from such atoms। हाँ जी बेटा, समझ आ गया पॉइंट? जो स्टेबल है उनको तोड़ना डिफिकल्ट है, सीधी सी बात है। जो स्टेबल है,
हाँ जी नितिन। सर एक बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला दोबारा बता दिए, चीज नहीं समझ आई। जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, स्टेबल कौन सी होती है? फुल्ली हाफ फिल या कंप्लीटली फुल्ली फिल, उनको तोड़ना डिफिकल्ट। किसी भी स्टेबल चीज को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, हमेशा याद रखना। अब एक टेबल ही है, चारों लेग्स बराबर है, स्टेबल है, सिमेट्रिकल है, तोड़ना डिफिकल्ट है। अगर वो पहले ही टूटा फूटा है, अनस्टेबल सा है, तोड़ना आसान। दीवार है, स्टेबल है, तोड़नी डिफिकल्ट है। अगर अनस्टेबल है, 10 ईंटें इधर से बाहर निकली हुई, दीवार 10 उधर से निकली हुई है, तो दीवार तो अब गिरी तब गिरी है। बच्चा स्टेबल है, उसको पेपर में डिसीव करना मुश्किल है। अगर बच्चे को सारा सिलेबस आता है, वो स्टेबल है। आम सिंपल समझ लो, जो अमीर आदमी है तकरीबन स्टेबल ही है सारे। अमेरिका को तोड़ना कहीं आसान पड़ा है? या इंडिया को भी कोई आसान थोड़ी पड़ा है। छोटे मोटे देश है तो जब मर्जी तोड़ लो। जितना कोई स्टेबल, तोड़ना उतना मुश्किल। जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। गॉट इट? अब ये 5 फैक्टर हैं और रिवाइज कर लें। अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आईई ज्यादा हो जाएगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आईई कम हो जाएगी। अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो आईई ज्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो आईई ज्यादा हो जाएगी। गॉट इट? अब क्वेश्चन लिखो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ionization enthalpy increases along the period, increases along the period and decreases down the group, increases along the period and decreases down the group. Explain why. अब जैसे मैं लिखूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन along the period चले गए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। डाउन द ग्रुप आ गए सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप आए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये बनाओ। मैं अलाउ कर रहा हूं, जिसको पूछूंगा वो बोलना बेटा। अब मेरे बिना पढ़ाए अपने आप जवाब देना है, जो पिछला पढ़ा है उसकी समझ के बेस पे। जिया बजाज। यस सर। लॉन्ग द पीरियड ये इंक्रीज क्यों करती है वैल्यू? क्योंकि सर साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है लॉन्ग द पीरियड। साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। लिख लो। as we move along the period, as we move along the period, size of atom goes on decreasing, size of atom goes on decreasing, comma, effective nuclear charge goes on increasing, effective nuclear charge goes on increasing, therefore
ionization enthalpy goes on increasing. Now change the paragraph. अब डाउन द ग्रुप समझाना है, श्रुति समझाएगी. श्रुति, डाउन द ग्रुप क्यों कम होती है वैल्यू? सर बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है. शाबाश. डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, उससे क्या होता है? श्रुति आगे भी बोल देना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. गॉट इट? श्रुति समझ आ गया बेटा? यस सर. आपने भी ठीक बताया, शाबाश. लिख लो, as move down the group, as we move down the group, size of atom goes on increasing, size of atom goes on increasing, comma, effective nuclear charge goes on decreasing, effective nuclear charge goes on decreasing, therefore ionization enthalpy goes on decreasing. सबको समझ आ गया बेटा? एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये आपस में ऑपोजिट है. वो इधर कम होता था, ये इधर ज्यादा है. वो इधर बढ़ता था, इधर कम. जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा. अगला क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ noble gases. Ionization enthalpy of noble gases is highest among their respective periods. Explain why. अब देखिए, नोबल गैस तो इससे भी आगे आनी है. मैंने लिख दिया आगे नियॉन. जैसे नियॉन लिखा, एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6. सिर्फ ये प्रॉब्लम आनी है अंश को और एहसास को, उनको कवर करेंगे बाद में. ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल. तो 2-8 तो याद है उनको भी. आउटर को शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है, स्टेबल है, इसलिए इनकी IE ज्यादा. देखो, noble gases have fully filled stable outer electronic configuration. fully filled है, stable है. पेट पूरा भरा हो तो अपने आप ही स्टेबल होते हैं. Therefore, their ionization energies are highest. Among their respective periods. समझ आया बेटा? अब इसको एक बार पढ़ लो. बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया आज का. इसके बाद अप्लाइड प्रॉब्लम्स है. इसको आप अच्छी तरह पढ़ोगे, फिर वो प्रॉब्लम्स के आंसर आपने देने, उसको हम मंडे करेंगे. अभी आप सारे एक बार देख लो, फिर डाउट है तो पूछ लो. आप देखिए, जो आज हमने क्वेश्चन किया वो लास्ट में आया, जो एग्जाम वाला क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. लेकिन ये एक क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें पूरा बेस बनाना पड़ा, फिर समझ आया. ये समझ आ गया बेटा? आपको डाउट है तो पूछ लो.